अभियान की शुरुआत मोदी की गारंटी। कांग्रेस को फिर से लगेगा जोरदार झटका, बक्सर विजेंदर सिंह को बीजेपी में शामिल। बदायूं सीट छोड़ेंगे शिवपाल, बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की उठी मांग, पार्टी ने अखिलेश को भेजा प्रस्ताव। मुजफ्फरनगर में गरजे अमित शाह, अखिलेश और कांग्रेस नहीं बनवा रहे थे राम मंदिर। जुदा हो गई पीडीपी एनसी की राहें, अमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती आहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच में हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत करी और दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली है, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उन पर वो अमल करेंगे। पार्टी का ये चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर वितरित करेंगे। पार्टी का लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है। खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी का उल्लेख किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि इन गारंटी के कार्ड हमारे घर लोगों के घर घर बांटेंगे और वो लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की प्रमुख योजनाओं और कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की जनता को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी की अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई है। उनकी गारंटी को लोगों ने नहीं मिली है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ये भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि किसानों ने किए वादे भी मोदी सरकार से पूरे नहीं किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय पर आधारित होगा। ये 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पार्टी ने युवा न्याय के तहत 5 गारंटी की बात कही है। उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रतिशुल्कता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज हम नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो भाई उसको। इनके यहाँ से हाँ, हेलो हेलो हेलो। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में और आज जो नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट है, इस संसदीय सीट के कांग्रेस गारंटी कार्ड का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, हमारे मीडिया के चेयरमैन श्री जयराम रमेश जी और सारे इस मंच पे बैठे हुए हमारे दोस्तों और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप लोग ना तार से हटिए प्लीज। ये तार आप लोग दबा रहे हैं, इस वजह से।
हेलो 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 उसका कनेक्शन ही नहीं है तो हेलो उसको लॉक करा। हेलो 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 हाँ इसको ऐसे ही पकड़ के खड़े हो जाओ। हेलो मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट में आज जो कांग्रेस गारंटी कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे देश में हम एक संदेश देने के लिए कि हमारे जो 5 गारंटीज है और उसके तहत 25 गारंटीज सारे देश में हम करने के लिए पहले से देश के सामने हमने ये मुद्दा रखा है। खास करके यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन गारंटीज के कार्ड को, इन गारंटीज के कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि हम पार्टी। विजेंदर सिंह ने किसान आंदोलन और दिल्ली में धरना देने वाली महिला पहलवानों का समर्थन किया था। उन्होंने महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर न्याय नहीं मिला तो फिर कैसे लोग अपनी बच्चियों को स्टेडियम में भेजेंगे और खेल में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में विजेंदर सिंह का भाजपा में आना उस पूरे नैरेटिव को बदलने वाला है। विजेंदर सिंह ने कहा कि भाजपा में आना मेरे लिए घर वापसी जैसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में खिलाड़ियों को जो मान सम्मान मिला है वो अहम है। मैं चाहूँगा कि इस पार्टी में रहकर मैं खिलाड़ियों को सम्मान दिला सकूं। उन्होंने कहा कि आज हम विदेशों में खेलने जाते हैं तो अलग माहौल होता है। बता दें कि विजेंदर सिंह की भाजपा में एंट्री चौंकाने वाली है। दरअसल मंगलवार की रात तक राहुल गांधी ने ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनके भाजपा में शामिल होने की खबर कांग्रेस को भी चौंकाने वाली है। विजेंदर सिंह ने 2019 के आम चुनाव में दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भाजपा के रमेश बिधूड़ी से मुकाबले में हार गए थे। दरअसल हरियाणा में भाजपा के जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी सैनी समाज से बनाया है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों ने आंदोलनों की हुई हैं। इसके चलते हरियाणा में चर्चा थी कि भाजपा को जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विजेंदर सिंह जैसे नेता एंट्री करके भाजपा उस नैरेटिव को काटने में मदद मिलेगी। सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में
प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं, और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है। तो ये गठबंधन है या विगठबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खरगे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खरगे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे 3 सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको। आदित्य यादव को टिकट देने की मांग उठ रही है। पार्टी ने अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर रसाकसी शुरू हो चुकी है। सूबे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीडीए के फॉर्मूले पर मैदान में उतरे सपा मुखिया के लिए चुनाव पहले से दोहरा झटका लगा। गठबंधन के साथ ही रालोद के बाद अब अपना दल के कामरेवादी भी दोस्ती टूट गई है। वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों को बदलना पड़ा है। शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। बदायूं सीट पर सपा उम्मीदवार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है। धर्मेंद्र यादव के बाद शिवपाल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बतौर सपा प्रत्याशी बनने से पहले ही शिवपाल यादव चुनावी समर में न उतरने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उन्होंने बदायूं का दौरा किया और चुनाव प्रचार में जुटे। लेकिन बीते दिन शिवपाल यादव ने खुद चुनाव लड़ने की जगह बेटे आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की बात कही। अब गेंद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पाले में है, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। बता दें कि सपा के बदायूं से
पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, इसके बाद उनका टिकट काटकर शिवपाल को उम्मीदवार बनाया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की तस्वीरें भी अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। पहले उनके आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, अब इसके बाद खबरें हैं कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मुहर लगाई है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पर भरोसा जता रहे? तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो आप टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे सर आए पुलिस कि आदित्य को टिकट कितनी जीत कितने? अच्छा ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम है? आपका है। हाँ तो आपका है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, सो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी, रणनीति को रणनीति रहने दो। अच्छा, जैसे पीडीए के लिए चर्चा चल रही थी, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं आपका ये घटक दल पल्लवी पटेल अब पीडीएम लेकर के आए। देखिए, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो अभी जनता में तो ये है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। देखिए, अभी चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। देखिए, पुलिस के संरक्षण में जो हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, तिहाड़ जेल, मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है आपको? देखिए, विपक्ष के लोगों का सब जगह भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, झूठे मुकदमे लिखा करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो ये सब जनता समझ रही है, जनता देख रही है, और जब ऐसे घटनाएं हुई हैं, जनता ने ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि ये चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने बहुत सारे कार्य करे हैं। पीएम मोदी ने गुड़ और गन्ने की इस क्षेत्र में गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन के लोग अखिलेश और कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनवा रहे थे। शाह ने कहा कि आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब गन्ने की एफआरपी 210 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज इसे 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आज 2,50,000 करोड़ रुपए का आज नई बनाने का काम हुआ है और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए सब लोग। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ,
ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राजनीतिक गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर कुपकर डिक्लेरेशन अस्तित्व में आया था और इसके प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपीए थे। मगर लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की राहें जुदा होती दिख रही हैं। इनकी बानगी तब देखने को मिली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। फैसले से आहत है, उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया और महबूबा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के रवैये से मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आहत हैं। आहत कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन न देने की बात कही और हमारे बीच इंडिया में फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता थे, वो कॉल करके बता सकते थे कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी मुखिया ने आगे कहा कि हम कश्मीर के संभाग में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, मैं क्या कह सकता हूं इसमें। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहां से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ। जहां से हम जीते वहां से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे जरूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर लें, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था। अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है
तो वो हमारा कसूर नहीं है। Azad Sahib is also contesting now from the Anantnag Rajouri seat. So do you see this competition becoming more dicey in coming time? Not at all. In fact, I'm quite surprised that Azad Sahib has chosen to fight from Anantnag Rajouri Poonch. I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he's not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग रजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों के सामने हमने पेश किया हुआ मियां अल्ताफ साहब, और कोई भी उनके मुकाबले में हो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से मियां साहब की कामयाबी होगी। One last question. Sanjay Singh 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।